हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हायर मैथमेटिक्स। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आपका पेपर 11 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ऑलरेडी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, जो उसके बाद हमने चारपीट मेथड सीखा और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है लेंग्रांजेस मेथड। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका इस फॉर्म मतलब ऐसा इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे कि ये ना आपका प्रीवियस ईयर से मैंने एक क्वेश्चन उठाया, वहाँ सिंपली आपसे बोला था कि इस इक्वेशन को मतलब सॉल्व करिए, जनरल सॉल्यूशन निकालो इस इक्वेशन का। ये नहीं आपसे बताया कि कौन से मेथड से आपको निकालना है, लेकिन आपको इक्वेशन के फॉर्मेट को देख के पहचानना है कि ये लेंग्रांजे मेथड से सॉल्व होगा। कैसे फॉर्मेट पहचानेंगे तो ध्यान से सुनो। लेंग्रांजे मेथड से जो भी पीडीई आपके सॉल्व होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल टू R। देखो है ना, यहाँ पे ये वाला स्मॉल p है, ये स्मॉल q है और इधर RHS है। तो जो स्मॉल p के साथ मल्टीप्लाइड टर्म है ना, इसी को हम कैपिटल P कहते हैं, और जो स्मॉल q के साथ मल्टीप्लाइड टर्म है इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल Q कहते हैं, और जो RHS में है इसे हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो लेंग्रांजे ने एक इक्वेशन दिया। लेंग्रांजे ने कौन सा इक्वेशन दिया? जिस तरह चारपीट ने इक्वेशन दिया था ना, उसी तरह लेंग्रांजे ने भी अपना एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या है लेंग्रांजे का कि सबसे पहले dx लिखो, dy लिखो, dz लिखो। ठीक है, इसके नीचे कैपिटल P, इसके नीचे कैपिटल Q और इसके नीचे कैपिटल R। देखो लेंग्रांजे मेथड जो है ना, ये चारपीट मेथड से आसान मेथड है, इसे याद रखना भी बहुत आसान है। चारपीट थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, बट इसे याद रखना बहुत ही आसान है। क्लियर है? अब देखो जरा, इसको अगर मैं ना मतलब बोलूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये इन्होंने तीन तो इक्वेट कर दिया, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। उसके बाद आपको करना क्या है कि जहां पे P है ना, कैपिटल P, उसकी वैल्यू उठा के रखना है, जहां कैपिटल Q है वहां Q रखना है, और यहाँ पे पूरा RHS को रख देना है। क्लियर है? उसके बाद आपको ना इंटीग्रेट करना है दिमाग लगा के, और जब इंटीग्रेट करोगे ना, जैसे 1 और 2 को सॉल्व करोगे इक्वल करके, तो यहाँ से आपको ना एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। इंटीग्रेट करने पे आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है ना, उसी को हम C1 नाम दे देते हैं। उसके बाद या तो 2 और 3, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप 2 और 3 को इक्वेट कर रहे हो या 1 और 3 को इक्वेट कर रहे हो, तो वहां से आपको मिल जाएगा क्या, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट C2। क्लियर है? देन आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी function of C1, C2 is equals to 0 and this will be your answer। सिर्फ C1 C2 आपको निकालना है और इस फॉर्मेट में लिख के इक्वल टू आंसर लिख देना है। क्लियर है ये चीज? अब जरा ध्यान से देखो, इसे ना आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर एग्जाम में आपको लेंग्रांजे मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, तो आपको वहां पे ये सब एक्सप्लेनेशन करना है कि लेट सपोज अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये फॉर्म लिखना है वेयर जो स्मॉल p है। अच्छा, इससे मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्मॉल p का मतलब क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और स्मॉल q का मतलब क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहाँ पे उसके बाद देन लेंग्रांजे इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, वेयर वी विल फाइंड टू आर्बिट्री कांस्टेंट यूजिंग दिस 3 इक्वेशन and function of C1, C2 will be equals to 0 and this will be your solution। ओके, तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके पहले मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी छोटा सा, क्योंकि हम ना स्टार्ट आसान चीज से करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है ना इसे हम करेंगे। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने बोर्ड पे एक ना एग्जाम्पल पहले लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, यहाँ से आपको इजीली कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, फिर हम मुश्किल सवाल करेंगे। ठीक ना? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे इसको ना सॉल्व करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरे मतलब नजर में आएगा कि स्मॉल p इंटू समथिंग और स्मॉल q इंटू समथिंग है, और इधर तो कहीं भी p q का टर्म नहीं है, यानी ये किस फॉर्मेट में हो गया, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल टू R। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ लेंग्रांजे फॉर्म ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू R। ठीक है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या पता चल रहा है कि जो कैपिटल P है वो क्या है, 1 है, और जो कैपिटल Q है क्या है, 3,
और जो कैपिटल आर है वो क्या है 5z प्लस 10y माइनस 3x। क्लियर है ये चीज। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसका, लेंग्रांजे इक्वेशन का। तो चलो करो, यूजिंग लेंग्रांजे इक्वेशन। लेंग्रांजे इक्वेशन क्या कहता है कि dx के नीचे हमें कैपिटल P रखना है और dy के नीचे हमें कैपिटल Q रखना है और dz के नीचे ये वाला r रखना है 5z प्लस 10y माइनस 3x। चलो ये है 1, ये है 2 और ये है हमारा 3। अब 1 और 2 को हम पहले सॉल्व कर लें। चलो टेकिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को चलो लेते हैं तो क्या है ये dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन में 3 है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है ये चीज। दोनों तरफ जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 y। क्लियर है, यहां से क्या हो गया x इज इक्वल टू 1/3y प्लस c। क्लियर है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू y प्लस c लिख सकते हैं ना। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे 3c हो जाएगा है ना। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया ये 3c। अब जरा ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है y माइनस 3x। इसीलिए हम ना कुछ ऐसा कांस्टेंट लेके आएंगे ताकि हम क्या कर दें, इस y माइनस 3x की जगह उसका इस्तेमाल कर पाए। तो हमारे पास ऑलरेडी 3x माइनस वाई है तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3c लिख सकते हैं ना। अब चलो लेट हम आर्बिट्री कांस्टेंट जो है ये माइनस 3c, इसी को क्या मान ले, एक दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं। ऐसे ही तो करते थे ना हम लोग इंटीग्रेशन जब करते थे कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट ले लो। तो यहां से आपको c1 क्या मिल गया y माइनस 3x। क्लियर है ये चीज। तो एक आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गया है c1 y माइनस 3x। क्लियर है, फटाफट इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या करते हैं हम, यहां से हमें एक तो मिल गया। अब दूसरा निकालने के लिए मैंने पहले ही बोला कि किसी भी इन दोनों का या फिर इन दोनों का इस्तेमाल कर लो तो दूसरा भी निकल जाएगा। तो चलो यूज करते हैं अब, यूजिंग 1 एंड 3। 1 एंड 3 को अगर हम यूज करते हैं तो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या है dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब देखो यहाँ z है लेकिन यहाँ y माइनस 3x है तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें किसकी वैल्यू, c1 की वैल्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10, ये क्या हो जाएगा c1। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ से क्या आ गया x 1 अपॉन z, ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन z। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log x ही तो होता है ना आपका। तो ये क्या हो जाएगा ln 5z प्लस 10c1 और डिवाइड में ये कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो आ जाएगा 5। क्लियर है, और प्लस में क्या हो जाएगा c2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जरा इसको जरा इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू ln 5z। अच्छा इस c2 की जगह ना ln c2 लिख लेते हैं क्योंकि log वाले में क्या होता है कि जब प्लस हो जाता है तो आप क्या करते हो मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये हो गया 10c1 प्लस 5 ln c2। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया 5x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कंबाइन कर लो, इस 5 को इधर अंदर डाल दो है ना, बाहर है तो ये इसके पावर में जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ln 5z प्लस 10c1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा ये c2 की पावर 5। अब देखो c2 की पावर 5 को आप एक दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट मान सकते हो ना कि लेट c2 दी पावर 5 इज इक्वल्स टू c2 डैश लिख लो। ठीक है, आसानी होगा ऐसे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5x इज इक्वल्स टू ln 5z प्लस 10c1 इंटू क्या है ये c2 डैश। क्लियर है ये चीज। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं बोलूं आपका कि log x इज इक्वल्स टू p है
तो यहाँ से हमारा x क्या हो जाता है, e की पावर p होता है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है 11-12 से। तो यहाँ पे ये जो है आपका 5x ln, यहाँ पे e है ना log के नीचे छुपा हुआ, तो e रेज टू दी पावर 5x विल बी इक्वल्स टू 5z प्लस 10 c1 इंटू c2 डैश। यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ से आप c2 डैश निकाल लोगे तो e रेज टू दी पावर 5x डिवाइड बाई 5z प्लस 10 c1। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट हमने निकाल लिया है। जो पहला आर्बिट्री कांस्टेंट था वो क्या था आपका y माइनस 3x, जो c1 था वही क्या था आपका y माइनस 3x, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, c1 के जगह y माइनस 3x और c2 के जगह e रेज टू दी पावर 5x अपॉन 5z प्लस 10, c1 के जगह वापस से लिख दो y माइनस 3x, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड यही क्या हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अब इसे इरेज करके जो एग्जाम में पूछा गया है सवाल हम उसे बनाएंगे। ओके, चलो तो हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ना, अब इस एग्जाम वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये थोड़ा सा क्या है ना कि देखो लिंग्रांजे मेथड तो आपको मैंने समझा दिया, बट हर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अपने आईक्यू का भी इस्तेमाल करना कभी कभी पड़ जाता है जब हमारा काम नहीं बनता आसानी से। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ क्या है आपका कि सबसे पहले तो हमें C1 निकालना है, फिर C2 निकालना है। मैंने ऑलरेडी ये सब लिख दिया है ताकि थोड़ा टाइम कम लगे कि यहाँ पे P क्या है, Q क्या है, R क्या है, वो आपको ऐसे भी दिख ही रहा है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 और 2 को ले लेंगे, टेक 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको ये वाला टर्म, ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस वाई। अब इसको क्या करो ना, आप इंटीग्रेट कर दो। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ln x इज इक्वल्स टू माइनस ln y प्लस ln c। क्लियर है। अब इस ln y को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ln x प्लस ln y इज इक्वल्स टू ln c। अब c को मैं ना c1 ही लिख देती हूँ, क्योंकि अभी हम पहला आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने वाले हैं ना, तो इसे c1 लिख दो। तो यहाँ से जो c1 है वो क्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई। क्लियर है ये चीज। तो देखो यहाँ c1 निकालना तो बहुत आसान है कि हमने फटाफट मतलब नॉर्मल सा कैलकुलेशन किया और c1 निकल गया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना। अब देखो c2 कैसे निकलेगा यहाँ पे, उसे हम देखते हैं। ठीक ना, तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो C2 निकालने के लिए मैंने बोला कि 2 और 3 को भी हम ले सकते हैं और 1 और 3 को भी हम ले सकते हैं। जो आपको लेने का मन है आप वो ले लीजिए। तो यहाँ जरा ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो x प्लस वाई का टर्म यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ भी दिख रहा है और इसके अंदर भी थोड़ा सा छुपा हुआ सा दिख रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना कि 1 और 3 को ले लो, 1 और 3 को आप ले लो। तो जब आप 1 और 3 को लोगे तो वहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारा जो ये c1 इज इक्वल टू एक्स वाई आया, c1 इज इक्वल टू क्या आया, एक्स वाई आया, ये ना तो डायरेक्टली यहाँ हम रख पा रहे हैं, यहाँ हम डायरेक्टली कहीं भी dz के नीचे नहीं रख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। अब दिमाग कैसे लगाएंगे, हो सकता है कि आपका तरीका और मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट दिमाग आप देखो कैसे लगाना। आप सोचना कि यहाँ जो है ना, यहाँ थोड़ा बड़ा टर्म आ रहा है कि लग रहा है जैसे इसका भी इस्तेमाल हो रहा है और इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ आपको दिमाग क्या लगाना है, तो देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं बोलूँ 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 4/8, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि अगर 3 रेशियो आपस में इक्वल है तो इन दोनों के न्यूमरेटर को अगर आप जोड़ दोगे और इन दोनों के डिनोमिनेटर को अगर आप जोड़ दोगे तो भी वो रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर इन दोनों के न्यूमरेटर को और इन दोनों के डिनोमिनेटर को मैं जोड़ दूं तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके
इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? ये कॉन्सेप्ट लिख लेना आप। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को ना क्या करूं, मैं जोड़ दूं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, देखो dx प्लस dy करेंगे और नीचे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ना मुझे क्या हो रहा है कि x माइनस वाई का भी टर्म मिल जा रहा है और x प्लस वाई का भी टर्म मिल जा रहा है, इसलिए ऐसा मेरे दिमाग में आया। क्लियर है? तो यहाँ देखो dx प्लस dy डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन को ऐसे जोड़ दिया है, ये दो रेशियो है, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर और ये रेशियो इस रेशियो के बराबर था, तो इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ने के बावजूद वो रेशियो जो है वो नहीं बदला होगा, यानी ये अभी भी किसके बराबर होगा, dz अपॉन x माइनस वाई इंटू 2x प्लस 2y प्लस z। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने ऐसे क्यों किया, कैसे किया? अब जरा ध्यान से देखना, यहां से ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया उसके बाद आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो और इसको इसके साथ कर दो। तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस z dx प्लस dy और इंटू में हो जाएगा x प्लस वाई इंटू dz। क्लियर है ये चीज? अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है कि हमें ना x प्लस वाई कुछ ज्यादा ही मतलब मिल रहा है, तो यहां से भी ना कुछ ऐसा करो कि x प्लस वाई अलग हो जाए, जैसे कि इस वाले टर्म को ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई dx प्लस dy। क्लियर है? प्लस z इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, मैंने नॉर्मल सा कैलकुलेशन किया है यहाँ पे। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या है, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे है एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों को कंबाइन करके कॉमन ले लो। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई को अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या बच जाएगा अंदर में, 2 डी एक्स प्लस डी वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी जेड आएगा ना, माइनस डी जेड। और यहाँ पे प्लस में है एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पे करना क्या है आपको, जरा ध्यान से देखना, मैं बता दे रही हूँ आपको। देखो यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, इन दोनों को जब कंबाइन कर लोगे ना तो अंदर में बच जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ से आ जाएगा प्लस में डी जेड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रुको ये लाइन को मैं ना छोड़ती हूँ यहाँ पे, आप इसे पहले नोट कर लो। ठीक है, इसको इरेज करके सॉल्व करते हैं, 2-3 लाइन का बस कैलकुलेशन है, फिर आपको आंसर दिख जाएगा इसमें। ठीक ना, चलो तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया था, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ना आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है, थोड़ा ध्यान से क्या, तो यहाँ आपको देखो x प्लस वाई दिख रहा है, dx प्लस dy दिख रहा है, dx प्लस dy दिख रहा है, यहाँ x प्लस y दिख रहा है। तो पहले ना हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि dx प्लस dy और dx प्लस dy जो है इसको कॉमन ले लो, dx प्लस dy इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये अंदर में क्या बचा हुआ है, 2x प्लस 2y और यहाँ पे क्या है आपका प्लस z, यही तो है प्लस z और माइनस, इसको इधर बुला लो क्योंकि हम सबको ना एक ही तरफ कर रहे हैं, x प्लस वाई डी जेड इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ dx प्लस dy, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं d इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। अगर मैं बोलूँ dA प्लस dB तो इसको आप d इंटू मतलब डिराइवेटिव ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हो ना। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया 2x प्लस 2y प्लस जेड और ये है माइनस x प्लस वाई और इंटू में dz। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या है आपका, ध्यान से क्या देखना है मुझे, कुछ दिख रहा है आपको, दिख क्या रहा है, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मतलब इसको कंपेयर करो, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डी यू भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, माइनस मतलब x प्लस वाई इंटू टी जेड दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर जैसे आप देखो ना कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे u इंटू भी का,
इस तरीके से होता था ना, थोड़ा कंपेयर करके एक बार रफ में मैं देख लेती हूँ ये किससे मिल रहा है ना। जैसे डी यू भी आपका क्या होता था, यू डी यू और प्लस में भी डी भी, यही होता था ना, यू डी यू प्लस भी डी भी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसको आप अगर डी यू कहते हो और इसको अगर भी कहते हो तो यहाँ पे भी आपका क्या दिखना चाहिए था, ये वाला टर्म दिखना चाहिए था, तभी तो इससे आप कंपेयर करके और इसको लिखते ना इसके इक्वल। तो यहाँ पे हमारा जो टर्म दिख रहा है कुछ और भी कॉमन था क्या, थोड़ा ध्यान से देखना। तो पीछे वाला पेज ही मैंने मिटा दिया है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके बाद क्या था। यहाँ पे कहीं कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप यहाँ पे ना चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे ना, इसको लग रहा है कि पीछे कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, तो आपको ना कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि डेल्टा एक्स प्लस वाई और इंटू में आपका हो जाएगा यहाँ पे ये जो टर्म है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये इक्वल्स टू आपकी किसके हो जाएगा, जीरो। जैसे अगर मैं बोलूँ डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जैसे इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला टर्म जो है, अगर मैं बोलूँ डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो इंटीग्रेट करते हो जब आप इसको, तो जीरो वाला जो टर्म है वो आपको क्या देता है, कांस्टेंट देता है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी ना, तो यहाँ से आपको जो C2 मिलेगा ना, वो यही वाला टर्म मिल जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक बार ना कैलकुलेशन लास्ट के 2-3 स्टेप जो थे ना, उसको जरा सा आप चेक कर लेना, ये आपके C2 आ जाएंगे। और C1 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो दोनों के फंक्शन में रख के और क्या कर देना है, इक्वल्स टू जीरो लिख देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बाद में इसके सॉल्यूशन डिटेल में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।